हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड आज हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं आज से, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन। ये क्लास 12 का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बोर्ड्स स्टूडेंट के लिए एंड जो लोग नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से हमारे बोर्ड्स के लिए ऑलमोस्ट 10 मार्क्स इम्पोर्टेंट हैं एंड नर्सिंग एग्जाम के लिए, नीट के एग्जाम के लिए 5 मार्क्स आपके 100% श्योर है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ और मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग सिर्फ बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल से जुड़कर पढ़ते रहिए, ये आप लोगों के लिए मोस्ट ऑफ द इनफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लेवल के, बोर्ड्स के लेवल के एंड नीट के लेवल के। सो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। पर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर में बताने वाली हूँ। सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है। सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। जिसमें सॉल्यूट को मैं बी से डिनोट करूं एंड सॉल्वेंट को ए से डिनोट करूं, तो जनरली अगर सॉल्यूट सॉल्यूट जो होता है ना, ये लेस अमाउंट में होता है सॉल्यूशन में एंड सॉल्वेंट जो होता है ये ग्रेटर अमाउंट में होता है। ओके, तो ये लेस अमाउंट में जो पाया जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं और जो ग्रेटर अमाउंट में पाया जाता है, ज्यादा होता है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे हम पानी या नमक का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो सॉल्ट होता है वो सॉल्यूट होता है और जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है। ओके, एक एग्जांपल लिखो। जैसे NaCl प्लस वाटर, जो कि मैंने अभी भी करवाया। ओके, इनका एक सॉल्यूशन बना। तो ये जो सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, जो पूरी तरीके से अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं मिक्स होने के बाद। चलो डेफिनेशन लिखवाती हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ solute and solvent in which both the component lost their
आइडेंटिटी मीन्स वो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। सो होमोजीनियस मिक्सर उन्हें कहते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को मिक्स होने के बाद पूरी तरीके से लॉस कर देते, तो वो एक दूसरे में अच्छे से घुल जाते हैं। ओके, लिखो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। सॉल्यूशन अगर टू कंपोनेंट का हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर टू कंपोनेंट का सॉल्यूशन है तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अगर सॉल्यूशन थ्री कंपोनेंट्स का हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, टू सॉल्यूशन करवा दिए एंड नेक्स्ट थर्ड सॉल्यूशन अगर फोर कंपोनेंट्स का हो तो उसे क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ये तीनों सॉल्यूशन के मीन्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सीनेट के एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ओके, हैं एलॉयज को। एलॉयज किससे मिलकर बनते हैं? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि एलॉयज किससे मिलकर बनते हैं। सॉलिड प्लस सॉलिड को मिला करके एक अलॉय बनता है। ओके, पर यहाँ से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अलॉयज हैं जो आपके एम्स के एग्जाम में, सीनेट के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर ये हमको ना पता चले तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी है। फर्स्ट है ब्रास, एक अलॉय है, ये किससे मिलकर बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। सेकंड है ब्रॉन्ज, एक अलॉय है और ये किससे मिलकर बनता है? कॉपर प्लस टिन से। इस टिन को आप लोग टिन ना लिख करके ऐसे लिखिए। ओके, थर्ड है गन मेटल है, ये किससे मिलकर बनता है? कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। एंड फोर्थ है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनता है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल। तो ये फोर है। अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, दो के लिए याद करने के लिए। ये ब्रास है, एफ आ रहा है तो इसमें जिंक लग जाएगा भी, जेड वाला। ओके, ये ब्रॉन्ज है, इसमें जेड आ रहा है तो इसमें एफ एन लग जाएगा, टिन। एस वाले में जेड है, एस वाला नहीं है। ब्रॉन्ज वाले में एस एन वाला आ जाएगा, जेड वाला नहीं होगा। बाकी कॉपर दोनों में सेम है, वैसे कॉपर चारों में ही कॉमन है। ओके, so I hope it is clear to you, and this is very important, really
वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन यूनिट से हमारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। सबसे पहला है मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला। मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, वॉल्यूम परसेंट अगर हमसे निकालने के लिए पूछा जाए तो वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्वेंट इनटू 100। परसेंट निकालने के लिए बोला जाए तो 100 कर देना है और ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम रखना है या मास का सॉल्यूट रखना है और नीचे सॉल्वेंट रखना है। ओके, तो थर्ड है मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को अगर हमें निकालने के लिए पूछा जाए क्वेश्चन में तो हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा जाए तो सॉल्यूट का मास ऊपर रख के नीचे मास सॉल्यूशन का रखना है, और अगर आपसे सॉल्वेंट का पूछा जाए तो सॉल्वेंट का रखना है ऊपर एंड नीचे सॉल्यूशन का मास रखना है। कैसे रखना है? फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का पूछा जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट को ऊपर रख के नीचे डिवाइड कर देना है मास ऑफ सॉल्यूशन से। ओके, ये आपका फोर्थ है। अगर आपसे मास बाई वॉल्यूम का परसेंट पूछा जाए तो आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और टोटल का इंटू 100 से करना है। परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 100 से इंटू करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम। ये आपका सिक्स्थ कंसंट्रेशन यूनिट है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, नीट के एग्जाम में। अगर हमसे पार्ट्स पर मिलियन पूछा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 से कर देना होता है बस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इस वाले को आप समझो, मोल फ्रैक्शन को, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले को मैं आप लोगों को लिख के समझाती हूँ खुद से। ओके, सबसे पहले सॉल्वेंट को ए से डिनोट करना था, इसको चाई बोलते हैं। ओके, इसे चाई बोलते हैं, चाई। मोल फ्रैक्शन का साइन है, ये डिनोट करते हैं हम इसे। ओके, हम मान लेते हैं सॉल्वेंट को हम ए से लिखेंगे एंड सॉल्यूट को हम बी से लिखेंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल लिखेंगे ए के, एन ए लिखेंगे, और अगर बी के लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स तो एन बी लिखेंगे। ओके, अगर हमसे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे और सॉल्वेंट का पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखते हैं कि अगर सॉल्वेंट का पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। दिस इज द चाई। सॉल्वेंट का निकालना है तो हम यहाँ ए लिख देते हैं इज इक्वल्स टू, जिसका पूछा जा रहा है उसके लिए उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। ओके, ओके। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का तो कैसे निकालेंगे? यहाँ ऊपर एन बी रखेंगे, मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अपॉन टोटल रखेंगे एन ए प्लस एन बी। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आगे से न्यूमेरिकल्स करते हैं और आपको इससे किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं भी करवा के दिखाऊंगी। ओके, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करवा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करो। नोट डाल के एक बात लिख लो, क्या लिखनी है?
सम ऑफ मोल फ्रैक्शन is always equals to 1। ये नोट वाली बात है, आप लोगों को इसे नोट करना। ओके, जब हम सारे मोल फ्रैक्शन का अगर सम करते हैं तो उसका सम जो है ऑलवेज इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा, एक काम देखेंगे तो हमेशा 0 पॉइंट ही आएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। अगर हम करें चाई ए प्लस चाई बी प्लस चाई सी, इस तरीके से n नंबर तक अगर हम सम करते जाएं, इज इक्वल्स टू 1 ही बैठेगा। तो एक क्वेश्चन करें, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन? करते हैं, पोस्ट टू नर्सिंग के स्टूडेंट ऑलवेज रेडी फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमें उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, इन अ कंटेनर 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, इसे इथेनॉल कहते हैं, इथाइल कहते हैं सॉरी, एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। एक कंटेनर है, उसमें 46 ग्राम इथाइल दे रखा है एंड 18 ग्राम आपको वाटर दे रखा है। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों कंपोनेंट्स का। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको आंसर को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप डाटा को बाद में देख सकें। निकालना है तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे इथाइल के एंड वाटर के। तो सबसे पहले हम इथाइल के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। C2H5OH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल। ऊपर लिखते हैं गिवन डाटा, नीचे लिखते हैं जो उसका मोलर मास होता है वो। तो इथाइल का मोलर मास 46 ग्राम होता है एंड गिवन हमें 46 ही दे रखा है। तो हम लिखेंगे 46 अपॉन 46 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1। ओके, अगर किसी को मोलर मास फाइंड करना नहीं आता तो मैं बता देती हूँ मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं। मोलर मास निकालेंगे C2H5OH। ओके, ये है कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होता है 12 इंटू 2 करेंगे बिकॉज 2 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, प्लस इसी तरीके से H का निकालेंगे 5 इंटू 1 प्लस 16। ओके, n प्लस 1 ये आ जाएगा 46। ये है आपका मोलर मास ऑफ इथाइल। ओके, अब आगे करते हैं। अब वाटर के मोलर मास में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। H2O के लिए सबसे ऊपर जो लिखना है, जो हमें गिवन दे रखे हैं वो लिखना है, नीचे जो उसका मोलर मास होता है वो लिखना है। इसे W से डिनोट करते हैं, इसे M से डिनोट करते हैं, उसमें भी आप लिख लेना, इसे W से डिनोट करते हैं, इसे M से करते हैं। ओके, गिवन हमें 18 दे रखा है अपॉन 18। H2O का मोलर मास 18 होता है, आप सॉल्व करके देखना। दोनों 1 के इक्वल आ रहे हैं, दोनों के मोल 1 के इक्वल है। अब हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा था दोनों के लिए अलग अलग। ओके, तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल C2H5OH का। कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखना था जिसका हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल लिखना था, नीचे टोटल लिखना था। टोटल 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। कितना हो गया 0.5
अब हमसे पूछ रहा है दूसरे के, मतलब हमें वाटर के निकालने। बहुत से लोग अभी से सॉल्व करने लग जाएंगे, वाटर का भी निकालते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको ट्रिक आनी चाहिए। देखो, जब हमने एक का निकाल लिया है 0.5, तो दूसरे के लिए हमें क्या करना है, मैं यहां लिख रही हूं। दूसरे के लिए हमें करना है, हमने देखा था कि 2 मोलर मास का जब हम निकाल रहे थे वो इज इक्वल्स टू 1 आता है ना। मतलब टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो इज इक्वल्स टू 1 होता है, चाहे कितना भी, कितने सारे मोल फ्रैक्शन प्लस कर लो, इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमने C2H5 का निकाला है उसे माइनस कर देंगे 1 में से। तो 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमें H2O के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे 0.5। तो हमने दोनों के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ एक का मोल मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए कि एक का ये दे रखा है, आप दूसरे का बताइए, तो वो आपको घुमा देगा। आपको तो आपको पता चलेगा कि यार कहाँ से सॉल्व करूं, कोई डाटा तो दे ही नहीं रखा। सिंपल 1 में से माइनस करना है और कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूनिट है मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, मोलरिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वो आपकी मोलरिटी होती है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है उसे हम मोलरिटी कहते हैं। फॉर्मूला है इसका दिस। मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसको आगे मॉडिफाई करते हैं। आगे जब हम इसे मॉडिफाई करते हैं तो हमें मिलता है नंबर ऑफ मोल्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिखते हैं। ऊपर जो गिवन डाटा होता है हम उसे लिखते हैं, नीचे जो उसका मोलर मास होता है उस वैल्यू को लिखते हैं, इंटू वॉल्यूम लीटर में हमें दिया हुआ होता है। अगर हमें वॉल्यूम लीटर में ना दिया हुआ हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। WV अपॉन MB इंटू वॉल्यूम नीचे, सॉरी वॉल्यूम नीचे रहेगा बट ऊपर 1000 आ जाएगा। देन हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं और जो फॉर्मूला यूज होता है वो आपका सबसे ज्यादा यही होता है। ये उस वक्त वैल्यू ml में दी हुई होती है। ओके, तो ऐसा यूनिट क्या रहती है मोलरिटी की, ऐसा यूनिट मोलर रहती है, मोल पर लीटर रहती है और हम इसे कैपिटल M से भी लिख देते हैं। तो ये ऐसा यूनिट रहती है। ओके, एक क्वेश्चन लगाते हैं मोलरिटी पर। फॉर्मूला और लिख लो मोलरिटी का, M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर हमें पार्टिकल नंबर दे रखे हो उसके लिए फॉर्मूला, नीचे एवोगैड्रो नंबर इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में होंगी, और लीटर में है तो 1000 नहीं लिखना है। ओके, ये एक फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन आता है आपका, जैसा एम्स लेवल में या नीट के लेवल में आता है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बट सीनेट वगैरह में नहीं आता है, सीपैट में भी नहीं आता। अब करते हैं क्वेश्चन। Calculate the molarity of solution if 5 gram of NaOH is dissolved in 450 ml of solution। 450 ml में अगर 5 ग्राम NaOH दे रखा है तो उसकी मोलरिटी कितनी होगी, हमें मोलरिटी फाइंड करनी, जो कि अभी हमने फॉर्मूला देखा उसी के अकॉर्डिंग। पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन।
m इज मैं यहाँ कर रही हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में करो एंड मैच द आंसर। आपको पता चल जाएगा आपको कितना आ गया है। 1000 ऊपर लेंगे बिकॉज हमें ml में वॉल्यूम दे रखा है। दिस इज द फॉर्मूला जो यहाँ पर पुट होगा। फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता दिया है, अब आप लोग करो। टाइम है आप लोगों के लिए, करो आंसर। ओके, मैं सॉल्व करती हूँ। क्या है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो बच्चे अब स्क्रीन की तरफ देखो और सॉल्व करो साथ के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें NaOH दे रखा है क्वेश्चन में, हमें इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास होगा इसका 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। NaOH का मोलर मास 40। कुछ मोलर मास ऐसे हैं जिन्हें आप लर्न कर लो। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आपके ऐसे मोलर मास लिख दूंगी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में या एम्स के एग्जाम, मेडिकल फील्ड के जो एग्जाम होते हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं उन्हें आप लोगों को लेके एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, बट आप सबको वो वीडियो देखनी है। ओके, मैं बहुत जल्द डाल दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 5 ग्राम NaOH दे रखा था और इसका जो मोलर मास है वो 40 है, इंटू यहाँ 1000 आएगा, वॉल्यूम 450 दे रखा था, राइट। ये से कट जाएगा 90 टाइम्स, क्या बचेगा 1000 अपॉन 3600। 20 से 20 कैंसिल, बचेगा 10 अपॉन 36। अब क्या आएगा 0.27 मोल पर लीटर एंड दिस इज योर आंसर। मैंने सॉल्व कर दिया। किस किस का आंसर सही गया है मुझे कमेंट में बताना। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, मोलरिटी में वॉल्यूम आ रहा है ना, मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है। सो मोलरिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, वॉल्यूम पर, एंड वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। सो इनडायरेक्टली मोलरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। सो एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन आता है नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में या नीट के एग्जाम में, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो जितनी अभी तक कंसंट्रेशन पड़ी है उसमें जितनी भी वॉल्यूम आएगा वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और यही क्वेश्चन आता है नीचे दी हुई वॉल्यूम, नीचे दी हुई कंसंट्रेशन में से कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। सो उसमें मोलरिटी आती है। मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है। ओके, नोट डाल के लिख लो, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इसकी डिफाइन है, अगर हम इसे डिफाइन करें तो कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मोलरिटी जो थी वो नंबर ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन था, लेकिन 1 लीटर सॉल्यूशन, लेकिन मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो इसका फॉर्मूला जो रहता है ये रहता है, पर जब हम इसे आगे मॉडिफाई करते हैं तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
एनबी को हम लिखते हैं जिस तरीके से हमने मोलरिटी को लिखा था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहाँ भी डब्ल्यू ए आ जाएगा चलिए केजी में। अगर ये केजी में नहीं दे रखा है तो हम इसे दूसरे तरीके से लिखते हैं, डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू ऊपर 1000 आ जाएगा। अब केजी में नहीं दे रखा है तो किस में दे रखा होगा, ग्राम में। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर्मूले से समझ में नहीं आता, आई नो, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमें मोलरिटी फाइंड करनी है। 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड दे रखा है एंड 75 ग्राम बेंजीन में वो मिला हुआ है। ओके, सो देखो जो 2.5 है ये डब्ल्यू वी हो गया। इसका एम बी निकालेंगे एंड ये जो है ये डब्ल्यू ए है 75 ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल एम बी निकालते हैं, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करो करने की। 12 प्लस 32 प्लस 1 इक्वल्स टू 60। इथेनोइक एसिड का 60 होता है। पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वी अपॉन एम बी इंटू 1000 लेंगे बिकॉज ग्राम में दे रखा है, डब्ल्यू ए ग्राम। ओके, पुट करो, मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है। टू 2.5 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 75 कितना आएगा, 10 अपॉन 18 आएगा। ओके, इज इक्वल्स टू 5.9 आएगा, इज इक्वल्स टू 0.55 मोलर आएगा। अब सॉरी मैंने ऐसा यूनिट पहले नहीं बताई, लेकिन ये इसकी ऐसा यूनिट है मोलर, और मोल पर केजी भी होती है। सो लास्ट है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो होती है, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है उसे हम नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। ओके, इसका जो मॉडिफाइड फॉर्मूला आता है वो मैं लिख देती हूँ, डब्ल्यू वी अपॉन ई बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ईबी होता है इक्विवेलेंट। ओके, ये इक्विवेलेंट निकालना हम सीखेंगे, पर इस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर जो इनका मैं आगे रिलेशन बताने वाली हूँ उससे आते हैं। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिख लो। जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है एम बी अपॉन एन एफ। एन फैक्टर जो होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं कौन से का कितना होता है, वो आप लोग लर्न कर लेना। ओके, एंड एक और फॉर्मूला, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वी अपॉन ई बी इंटू 1000 वॉल्यूम एम एल में। बस इतना याद रख लो। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। रिलेशन है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी।
मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? एन इज इक्वल्स टू मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ये आप लोगों का रिलेशन होता है। इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ज्यादातर नॉर्मलिटी पे इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा इसमें जो याद रखना है वो नंबर एन फैक्टर को याद रखना है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर मैं खत्म करती हूँ। आज के लिए इतना काफी है। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ केमिस्ट्री। कल रक्षाबंधन है, देखती हूँ मैं, अगर मैं अपलोड कर पाई अगर वीडियो तो मैं कर दूंगी, वरना फिर मैं संडे को कर दूंगी एक्स्ट्रा वाली वीडियो को, क्योंकि संडे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वैसे भी संडे हमारी अदर वीडियोस के लिए था, किसी दिन अगर कोई क्लास रह जाती है तो वो मैं संडे को कर दूं। एंड मंडे को हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे फिर से, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन डिसीज एंड हेल्थ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे जितना अभी हमने पढ़ाया है। आने वाली क्लासेस से भी जुड़ना ना भूलें। आने वाली क्लासेस में इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन सिंपल लैंग्वेज, और आपको समझ में भी आएगी। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। टेक केयर एंड अपना भी ध्यान रखें। मैं हमेशा बोलती हूँ, हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी।